वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेडमार्क्स एक्ट के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर 4 अलग अलग एक्ट्स होते हैं, डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। तो हमने डिजाइन एक्ट पढ़ लिया है, अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी। और अपन आज पढ़ने वाले हैं ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। तो देखिए, ट्रेडमार्क एक्ट इनिशियली इसकी भी एक हिस्ट्री है। ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, इसको आप ऐसे लिख दीजिए द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज, अगर आप इसे ऐसे लिख दें मार्क्स एक्ट, ठीक है। तो ये जो है 1958 के अंदर आया था। देखिए, आपको डेट ध्यान देनी है, मैं अभी सिर्फ फास्ट लिख रहा हूँ वरना मैं पहले से लिख के सारी चीजें आपको समझाऊंगा। देखिए, द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट ये 1958 में आया था। इसके अलावा जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं ये ट्रेडमार्क एक्ट, तो इसको टी एक्ट कह लेते हैं अभी के लिए, है शॉर्ट फॉर्म्स। तो ट्रेडमार्क एक्ट जो है ये 1999 के अंदर आया था, ठीक है। तो यदि सवाल बनता है जीपैट के अंदर द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट केम इन, तो आप 1958 लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस है। हालांकि ये कह सकते हैं कि ये इसका अपडेटेड वर्जन है, लेकिन यदि कभी ये पूछा जाए द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, तो आप 1958 के ऊपर आंसर लगाएंगे। और जब आपसे पूछा जाए कि ट्रेड मार्क्स एक्ट, सिर्फ ट्रेड मार्क्स एक्ट केम इन, तो 1999। यहां मिस्टेक नहीं करिएगा, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेकों से नंबर चले जाते हैं। फिर बात करते हैं इनके रूल्स की। तो रूल्स में देखते हैं कि जो ट्रेडमार्क एक्ट है इसके जो रूल हैं वो 2002 के अंदर आए थे, 2001 के अंदर आए थे। और इसके जो केम इनटू फोर्स है ये डेट है 15 मार्च 2003, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके रूल्स की डेट है, रूल्स केम इन, और 15 मार्च 2003 से केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये अपन को 3 डेट्स इस एक्ट के अंदर याद करनी है, मेजर डेट्स है। तो अपन बात कर रहे थे ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। तो बेसिकली यदि सबसे पहले ट्रेडमार्क एक्ट के ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन को देखा जाए तो ट्रेडमार्क एक्ट का बेसिक काम क्या है। जब कोई कंपनी, ये बेसिकली एक कंपनी, सपोज करिए मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, या फिर एक नॉन एमएनसी है, या कोई कंपनी है जो कि काम कर रही है यहाँ पे इंडिया के अंदर, और उसको एक ट्रेडमार्क चाहिए होगा ताकि वो अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, आर्टिकल्स को जो लोग हैं उन तक पहुंचा सके। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बताना होगा कि यस वी आर डिफरेंट, ठीक है। उसके डिफरेंट वेज हैं, एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, वो सब चीजें अलग हैं। बट व्हाट डज ट्रेडमार्क एक्ट डज, इट डज इंडिविजुअलाइजेशन, ये करता है। तो इससे इस वर्ड टर्म का मतलब ये है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करता है। तो कोई भी ट्रेडमार्क क्या करता है, एक कंपनी को इंडिविजुअलाइजेशन देता है कि यस यू आर द वन, पीपल कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ट्रेडमार्क ये करता है। सो अब ट्रेडमार्क किस फॉर्मेट में हो सकता है, ताकि आपको पता चल रहा है कि ट्रेडमार्क किसी फॉर्मेट में है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि यस दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ सर्टेन कंपनी, ठीक है। तो क्या हो सकता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कैन बी अ नेम, अ वर्ड, अ फ्रेज, अ लोगो, अ डिजाइन। इस पर भी बात करेंगे अपन, डिजाइन, सिंबल एंड इमेज। अभी आप पूछोगे कि सर लास्ट वीडियो के अंदर आपने बताया कि डिजाइन एक्ट के अंदर डिजाइन रजिस्टर करते हैं, तो डिजाइन ट्रेडमार्क की फॉर्म में क्यों रजिस्टर हो रहा है। ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा कई बार कि भाई डिजाइन है तो डिजाइन ट्रेडमार्क की फॉर्म में हो रहा है। सपोज करिए आपने कोई डिजाइन बनाया, उस डिजाइन को आपने डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर कर लिया कि दिस इज द सर्टेन डिजाइन, लेकिन आपने एक डिजाइन बनाया, यही सेम डिजाइन आप डिजाइन एक्ट में रजिस्टर ना करवा के आपने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क बनाना चाहते हो। आपको ये डिजाइन इतना अच्छा लगा कि आप अपने कंपनी का ट्रेडमार्क बनाना चाहते हो इसे। देखिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप सुनिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या लिखा हूं। अब यहाँ मैंने अच्छी राइटिंग में लिख दिया है, ठीक है। आप समझिए कि आप कोई कंपनी खोले हुए हैं और आपको कोई पर्टिकुलर डिजाइन मिला, आपने फ्रीलांसर से डिजाइन बनवाया, ठीक है, या फिर ऐसे भी डिजाइन बनवाया, और उसके बाद आपने ट्रेडमार्क के अंदर इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं ताकि ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तो ठीक है, आपने डिजाइन के अंदर नहीं रजिस्टर करवाया, आपने डिजाइन के अंदर रजिस्टर नहीं करा, आपने ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करा दिया। तो अ डिजाइन कैन बी अ ट्रेडमार्क। आप डिजाइन को डिजाइन की तरह नहीं रजिस्टर कर रहे हो, आप डिजाइन का यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट्स को बताने में कि यस दिस इज आर्स, इसमें से डिजाइन का यूज हो रहा है। आप कुछ भी देखिए, यदि ये भी अगर मैं कहूं कि ये कोई बड़ा फ्रेम है, इसके अंदर ऐसे ऐसे 10 हजारों डिजाइन है, ये सारे डिजाइन हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कहते हैं, मॉडर्न आर्ट कह लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है।
तो ये भी तो कोई पर्टिकुलर डिजाइन है, यदि किसी को दिखेगा तो दिखेगा कि हाँ ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ, ये ओवरलैप हो रहा है, ये सब, ये भी तो किसी प्रकार का डिजाइन है। शेप्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, ये सारी चीजें डिजाइन बनाती ही तो है। तो ये भी तो कोई पर्टिकुलर डिजाइन है। आपने क्या किया, आपने इसको ट्रेडमार्क की फॉर्म में रजिस्टर करा लिया। तो यस, अ डिजाइन कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेडमार्क, अ सिंबल, अ इमेज, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं मतलब ये सारी तो चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन और क्या चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको बता दी है मैंने। इसके बाद अपन ध्यान देते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप समझिए ट्रेडमार्क एक्ट बनाया क्यों गया, क्योंकि आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, एक चैनल होगा जिसके थ्रू आप इसे वो करवाएंगे, ट्रेडमार्क को मतलब रजिस्टर कराएंगे। आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा कि इसके लिए कोई लॉज बनेंगे, तो ये लॉज टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, देयर कुड बी डिफरेंस। तो अमेंड लॉज, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, लगभग हर एक लॉज के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली एक बोर्ड है जो ये सब काम करता है, ये सब देखता है, इसी वजह से ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऐसे तो मान लीजिए मैंने आपको पॉइजन एक्ट पढ़ाया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ाया, क्या वो आज से 10 या 20 साल बाद सेम रहने वाला है? हो सकता है उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी पड़े, ठीक है। मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइजन एक्ट के जो भी चीजें हैं, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की जब आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है इस लिस्ट को अपडेट करते रहती है। पॉइजन की लिस्ट अपडेट होती है। हो सकता है हजारों लाखों लोग मतलब ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो कि चीजों पे स्टडी कर रहे हैं। कोरोना वायरस इसी का तो देन है। जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है, ठीक है, आप वायरोलॉजी पे इतना स्टडी डीप मत करिए कि आप एक वायरस बना दें और पूरे बायोजेनेटिक वॉर शुरू हो जाए। दिस इज बैड। मैं किसी को यहाँ डिस नहीं कर रहा, बट स्टिल दिस इज रॉन्ग। रिड्यूस द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स। अब देखिए फ्रॉडुलेंट मार्क्स वगैरह यदि आप यूज कर रहे हैं, आप मतलब कोई ट्रेडमार्क किसी और कंपनी का, सपोज कर लीजिए ये नाइक की कंपनी है, नाइक कुछ ऐसा है, मतलब नाइक 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 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। सो दिस इज नाइक, आप सपोज कर सकते हैं नाइक का सिंबल है। आपने क्या किया, अरे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप शूज वगैरह पहनते होंगे, एडिडास, एडिबास, अबिबास, ये सब क्या है? दिस इज द रियल कंपनी। एडिडास इज द रियल कंपनी, एडिबास यूज किया, अबिबास यूज किया। यदि ये सब रजिस्टर्ड मार्क्स नहीं है तो आपने क्या किया कि आपने ओरिजिनल वाले की कॉपी की, आपने फ्रॉड करके लोगों को बेचा। हाँ, लोग पहनते भी हैं। ये सब कंपनियां ऐसी ही चलती हैं। अब देखिए मैं इन कंपनियों को डिस नहीं कर रहा हूं, यदि ये कंपनियां रजिस्टर हैं तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें इसी चीजों की कॉपी बनाई गई है एक तरीके से। तो आपने कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट मार्क्स का यूज किया है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो देखिए फ्रॉडुलेंट मार्क्स वगैरह ये सब जो चीजें हैं, तो इसके खिलाफ एक्शन वगैरह लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क करेंगे। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो मार्क्स वगैरह हैं वो कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ये सारी चीजें तो हैं ही। इसके बाद आप ये देखिए कि जो हमारा वो है, जो हमारा ट्रेडमार्क है वो एक अल्फाबेटिकल वो भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, अल्फा एंड न्यूमेरिक। इट कैन बी ए साउंड फॉर्मेट। सुनने में अजीब लगा क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इसका कोई एग्जांपल है, यदि आपको पता हो तो। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। आप गाना पे गाना सुनते हैं, मतलब एक ऐप है जिसपे जो गाना नाम से है, या फिर रेसो समझ लीजिए, स्पॉटिफाई समझ लीजिए। तो गाने के जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं गाने का, तो बस बजना चाहिए गाना, समथिंग लाइक दिस। दैट वाज नाइस। यस, तो समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा साउंड फॉर्मेट है। तो वो जो साउंड फॉर्मेट है वो रजिस्टर्ड है एज अ ट्रेडमार्क, तो उसे कोई और नहीं यूज कर सकता अभी। देखिए, तो अब ये भी आप जान लीजिए कि कितने साल बाद यूज कर सकता है। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन टर्म है, रजिस्ट्रेशन टर्म आरटी कहते हैं, 7 ईयर्स है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आगे की चीजें भी इनमें पढ़ा रहा हूं जो मैं पढ़ाने वाला था आगे के, मतलब लिखो वगैरह के। इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन टर्म है किसी भी एक ट्रेडमार्क की वो 7 ईयर्स है। उसके बाद एक्सटेंशन हो सकता है। बिल्कुल एडिडास आज से पहले से लेकर अभी तक एडिडास वैसा ही का वैसा ही है, या फिर इसके अंदर थोड़े बहुत जो भी चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं, जब आप एक्सटेंशन करवाते हो उसका तो फिर आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। फिर जब इनका टर्म वगैरह खत्म होता है तो आप एक न्यू डिजाइन को, हो सकता है सेम डिजाइन को सेम टाइम के लिए रजिस्टर करा लें। तो ये सारी चीजें होती हैं रजिस्ट्रेशन टाइम और एक्सटेंशन वगैरह। देखिए मैं आपको बता रहा था अल्फा और न्यूमेरिक फॉर्म में, साउंड फॉर्मेट में हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, नेम वगैरह हो सकता है, वो तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसे भी समझना जरूरी है, मैंने वो भी चीजें कुछ लिखी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कलेक्टिव ट्रेडमार्क, जैसे मान लीजिए कई सारी फर्म्स हैं, आप यूज करते हो, फर्म्स वर्ड यूज करते हो, कई सारी एनजीओ हैं, वो आपस में मिलकर एक बिग ब्रांड बनाना चाहती हैं, ब्रांड, ठीक है।
तो ये क्या है कि इसमें इस फर्म्स के भी वर्कर यूज करेंगे, इस एनजीओ के भी वर्कर्स यूज करेंगे। अब देखिए आप डिफरेंट मान लीजिए 10 डिफरेंट एनजीओ हैं, उसमें मान लीजिए हर एक में 100 वर्कर है, तो आपके पास टोटल 1000 वर्कर है। अब इन 1000 वर्करों के पास किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल वगैरह जो भी ये पब्लिश कर रहे हैं ताकि लोगों तक कोई चीज पहुंचे, जो भी सोर्स है, जो भी ये बना रहे हैं, तो इस चीज को वो एक ब्रांडिंग जब देंगे तो उस ब्रांडिंग को आप कलेक्टिव ट्रेडमार्क कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑयल भी आता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी आती है। तो ये सारी चीजें, यदि मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, अगर इन सारों के ही ट्रेडमार्क सेम है, या फिर आप टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, टाटा कई सारी चीजों में है, टाटा टेक्सटाइल्स है, टाटा स्टील है, टाटा ऑटोमोबाइल्स है, यदि सारों में सेम ही ट्रेडमार्क है तो आप समझ लीजिए एक तरीके का कलेक्टिव मार्क है। या फिर एक बड़ी कंपनी जिसके पास एक सिंगल कलेक्टिव मार्क है, उसने क्या किया, अपनी 4-5 ब्रांचेस खोलनी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल में खोल लिया, केमिकल में खोल लिया, टेक्सटाइल में खोल लिया, और ऑटोमोबाइल में खोल लिया। तो इन सारों के अंदर वो सेम ही ट्रेडमार्क यूज करते हैं। तो ये होता है कलेक्टिव ट्रेडमार्क। अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हेन कम टुगेदर, या फिर अ लॉट ऑफ स्मॉल फर्म कम टुगेदर एंड फॉर्म्स अ बिग ब्रांड, then they are supposed to be having a collective trademark, because a lot of people from different firms will be working under the same brand. Okay, ठीक है। सर्टिफिकेशन मार्क, अब देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, जिन प्रोडक्ट्स में आपको किसी एक स्टैंडर्ड के थ्रू जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहां आती है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क के अंदर। ठीक है, जब आप कोई भी मेडिसिन बनाएंगे, ड्रग बनाएंगे, तो उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी में मेंटेन होना चाहिए। क्यूसी वगैरह के थ्रू, मतलब वो प्रॉपर टेस्ट कंट्रोल्स वगैरह होते हैं कि कितने वो इफेक्टिव है, एफिकेसी वगैरह जानने के बाद ही एक प्रॉपर बैच रिलीज किया जाता है। तो ये सब सर्टिफाइड ट्रेडमार्क इन सब में अपनी आती है फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा रिलेटेड। ओके, फिर आता है सर्विस ट्रेडमार्क। अब देखिए मैं इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, जो टैक्सी वगैरह है, या फिर ये जो आप तक पहुंचा रहे हैं डिलीवरी वाले, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, ये सब जो हो गए, ये सारी ही चीजें आपको किसी ना किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सर्विस ट्रेडमार्क उन्हें मिलता है जो आपको किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ना कि किसी प्रकार का आर्टिकल और अ प्रोडक्ट। यूजुअली प्रोडक्ट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर सर्विस भी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अलग डिफाइन करते हैं, सर्विस ट्रेडमार्क को। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप समझ गए। तो अब बचा अपने पास द वेल नोन मार्क, वेल नोन मार्क। अब देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप यूजुअली इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो यूज है, अपन बिस्लरी वाटर को जानते हैं, बिस्लरी वाटर का यूज है इतना ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। मतलब किसी भी ट्रेन वगैरह से आप सफर कर रहे हैं तो आपको बिस्लरी की वाटर मिलेगी, किसी पार्टी में गए, बढ़िया पार्टी में गए, आपको बिस्लरी की, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो खुल चुकी हैं। लेकिन बिस्लरी के पास जो मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से उसके पास ट्रेडमार्क नहीं है, उसको हर बार बचाया जाता है, वेल नोन मार्क है, क्योंकि लोग बिस्लरी ही मांगते हैं, बिस्लरी का पानी, अब ये बिस्लरी का पानी दीजिएगा। तो इतना ज्यादा इसका वो बन चुका है, वर्च्यू जिसे कहते हैं, वो बन चुका है कि इसे बर्बाद करने से बढ़िया है कि इसे अपन वेल नोन मार्क की क्राइटेरिया में रखें, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क अपना थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव यही काम आता है। तो वेल नोन मार्क में यूज होता है। इसका अच्छा एग्जांपल आप बिस्लरी ले लीजिए, ठीक है। सर्विस मार्क्स में आप ओला ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहां लिख रखा है RTM SM, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने कभी भी डाबर का कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा तो उसमें कुछ ऐसे पेड़ बने होते हैं, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा आर होता है। ITC का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बगल में इतना छोटा सा आर बना होता है। तो दिस इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। व्हाट इज दिस? दिस इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। TM ट्रेडमार्क बट अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सर्विस मार्क, अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क। मैं इसको USM इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, यहाँ फिर से लिखूंगा इतना टाइम लगेगा। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो आपको कोई भी चीज, आपको ये जानना है कि कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कि नहीं। और आपने कोई बढ़िया टी शर्ट पहन रखी है, पीछे की तरफ देखिएगा, उसके बगल में जहां पे उसका सिंबल बना होगा उसके बगल में इतना छोटा आर होगा, ठीक है। आप कोई सर्विस दे रहे हो और आप अभी रजिस्ट्रेशन के बीच में हो, आपका जो सर्विस मार्क है वो रजिस्टर नहीं हुआ है, तो आप SM करके बेचोगे अपने सामान को, मतलब जो भी सर्विस वगैरह है आप SM यूज करोगे। तो अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क के लिए, और सेम यदि आप कोई ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज करते हो। देखो अब ये सारी चीजें तो ठीक है,
आप ट्रेड डिस्क्रिप्शन नाम के एक शब्द को समझेंगे, आप जब किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी कोई शब्द है, ट्रेड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये ट्रेड डिस्क्रिप्शन वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो देखिए, आपको ट्रेड डिस्क्रिप्शन में जो आप क्योंकि आप ट्रेड करवाना चाहते हो, आप किस चीज से ट्रेड कर रहे हो, आप मनी से अपने प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हो, आपको भी तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है। ट्रेड डिस्क्रिप्शन क्या है कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें बताते हो, 5-6 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अब इसमें आप बताते हो कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसका वेट जो है, उसका जो मास है, उसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, DOM कर लीजिए, या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी जो है, ये सब चीजें आप ट्रूली बताते हो। क्योंकि देखिए, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं बेच सकते, ये सब चीजें बेचने से आप इलीगल प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको करेक्ट फॉर्मेट में ये सब चीजें लिखनी होती है। आपको ये बताना होता है कि वेयर कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, व्हाट वाज द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, वेयर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ये सब है ट्रेड डिस्क्रिप्शन। अभी इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपने मैन्युफैक्चर के कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप तो बाहर के प्रोडक्ट यूज करते ही हो, चाइना के इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं तो उस पर लिखा होता है ना मेड इन चाइना, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर बतानी होती हैं। इसके अलावा 2 बातें और है, जैसे आप उसके अंदर ये सब चीजें भी बताओगे कि हाँ, इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक्स वगैरह हुए हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक्स आप इसे ऐसे लिख लीजिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक्स, QC कर लीजिए, क्वालिटी चेक। देखिए, तो मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्क्रिप्शन के बारे में 4 पॉइंट थे। अब मान लीजिए आपने ट्रेड डिस्क्रिप्शन फॉल्स यूज कर ली, ये मैं 2 टॉपिक यही पढ़ा दे रहा हूँ, फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन एंड ट्रेड डिस्क्रिप्शन। तो आपने ट्रेड डिस्क्रिप्शन में समझा कि आप वेट, मास, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरिंग, क्वांटिटी कर लीजिए, क्वांटिटी अगर उसमें नेसेसरी है, क्वांटिटी है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक से गुजरा है कि नहीं, ये सब चीजें हैं, ये ट्रेड डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। लेकिन जब फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन जुड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है, आपने फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन में क्या किया, आपने अनट्रू चीजें बताई, अनट्रू चीजें बताई, मतलब आपने उसमें कुछ चीजें गलत स्टेट की, जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी के अंदर आपने दिक्कत कर दी, जो इनिशियल जितना क्वालिटी होना चाहिए उतना क्वांटिटी नहीं बताया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई ये चीजें आपने नहीं बताई। ठीक है, आपने कुछ चीजें स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक के अंदर उसको नहीं भेजा और उसके बाद आपने उसके ऊपर भेज दिया, ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सब फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। मतलब आप वो सारी चीजें जो आपको ट्रेड डिस्क्रिप्शन के अंदर करनी चाहिए थी, आप उनमें से कोई एक भी नहीं कर रहे हो, तो आप फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, मतलब कोई अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। बेसिक समझिए, आप कोई अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। बेसिकली यही हो रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अपने पीपल्स तक पहुंचानी चाहिए थी कि मेरे गुड्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है। तो जैसे सपोज करिए वो इन्फ्लेमेबल है, तो आपने इन्फ्लेमेबल के बारे में उसको बताया ही नहीं। ये वाला जो डेंजर का कोटेशन होता है, हैंडल विद केयर का कोटेशन होता है, तो ये सारी चीजें आपने बताई ही नहीं जो इसके अंदर बनती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। तो एपोरेट बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं तो कोई भी बोर्ड होता है उसके अंदर एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन होता है। सो वी हैव अ चेयरमैन, वी हैव अ वाइस चेयरमैन एंड वी हैव अदर मेंबर्स। ठीक है, तो इस बोर्ड की खास बात यह है कि ये 5 इयर्स के टर्म के लिए रजिस्टर होती है। मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि 5 इयर्स का टर्म होता है जो इसमें लोग होते हैं उसके लिए, और दीज ऑल आर इलेक्टेड, आप इसे ऐसे देख लीजिए, इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ एपेलेट बोर्ड ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको चेयरमैन बनना है तो इसके लिए प्रॉपर एज लिमिट है। देखो, एज लिमिट है 65 इयर्स। सो ये आपको ध्यान देना है, दोनों के लिए ही, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों के लिए एज लिमिट 65 इयर्स है। तो अगर आप 65 साल से ऊपर है तो आप चेयरमैन नहीं बन सकते। ठीक है, अब चेयरमैन बनने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मतलब आपके 2 कंडीशन है जो आपको पूरे करने चाहिए। चेयरमैन मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड मस्ट हैव 2 इयर्स ऑफ वाइस चेयरमैनशिप। तो ये बात तो कंफर्म होगी, जो वाइस चेयरमैन बनेगा वही चेयरमैन बन सकता है। अब वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, तो उसके पास एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ ऑफिस ऑफ जुडिशियरी का काम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यदि आप लॉयर भी हैं, आप ऑफिस ऑफ जुडिशियरी में काम करते हैं, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, देयर आर चांसेस दैट यू कैन बी वाइस चेयरमैन, यदि आप सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, मस्ट हैव ग्रेजुएट 1 पोस्ट, या फिर उससे ऊपर, ग्रेजुएट 1 या उससे ऊपर की पोस्ट पे उस आदमी को काम करना होगा एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। उसके बाद ही वो वाइस चेयरमैन चूज हो सकता है। चूज कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान देना है। देखो, एपेलेट बोर्ड के बारे में यही चीजें थी, बस इतना ही था। इंपॉर्टेंट क्या था,
टर्म कितनी है, एज लिमिट कितनी है, दो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, अदर मेंबर्स के लिए जो कंडीशन है वो हमें नहीं पढ़नी है, इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, अब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडमार्क, अपन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडमार्क के ऊपर समझ जाते हैं कि क्या क्या ट्रेडमार्क प्रोहिबिट हो सकता है। देखिए जो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, क्योंकि आप आने वाले अभी तो एमएनसी नहीं हो, ठीक है, आपने अपनी फॉर्म को लिया, अभी आप एमएनसी नहीं हो सकता है आने वाले 5-10 साल में आप एमएनसी हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इंटरनेशनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है वो आपको मिल पाएंगे। देयर कैन बी चांसेस कि मिल जाए, लेकिन फिर आगे आने वाले टाइम में उसको चेंज करना पड़ता है। दिस इज क्योंकि एपेलेट बोर्ड ने अच्छे से काम नहीं किया, ये उसकी कमी थी। ठीक है, इफ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडमार्क, अगर वो डिसेप्टिव है और सिमिलर मार्क्स, मतलब मैं आपको अभी नाइक वाला एग्जांपल दिया, आप यदि नाइक का नाइक एग्जांपल में ऐसा कर्व है, सॉरी नाइक के साइन में यदि ऐसा कर्व है और आपने कुछ ऐसा बना दिया जिसके अंदर कर्व नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि ये नाइक हो गया, दिस इज कंप्लीटली डिसेप्टिव। और ये सब चीज और क्या क्या कर सकती हैं, ये सब चीजें चॉस के कॉस्ट चार्ज कर सकती हैं, मतलब कंफ्यूजन वगैरह पैदा कर सकती है कि नाइक का ओरिजिनल है कि नहीं, स्कैंडल है, ये स्कैंडलस भी है, मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया तो ये तीनों ही जो मतलब ये थी, ये और ये तीनों ही मैंने आपको समझा दी। एंड कैन हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो ऐसी चीजें भी आपको नहीं करनी चाहिए कि इफ इट कैन हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स देन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडमार्क कैन हैपन। ठीक है, तो प्रोहिबिट हो सकता है। अब देखिए कि ये सब तो चीजें ठीक है, तो आप ट्रेडमार्क तो प्रोहिबिट कराओगे, लेकिन ट्रेडमार्क प्रोहिबिट करने से पहले आपको उसे रजिस्टर कराने का तरीका जानना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बहुत ही छोटा है, पिछली बार डिजाइन एक्ट से भी पढ़ा था, उससे भी छोटा है। देखिए एप्लीकेशन फाइल होती है, यदि एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होने के बाद 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 मंथ का, कुछ में 6 मंथ का मिलता है, कुछ में 9 मंथ का मिलता है, 6 मंथ का लास्ट है, ओके 6 मंथ आपको मिलते हैं, कुछ में 4 मंथ मिलते हैं, यस 4 मंथ नॉट 9 मंथ, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6। ठीक है, ये अलग अलग चीजों में है, अलग अलग एक्ट्स में, उसको आप समझते रहिएगा, मतलब वो समझने की जरूरत भी नहीं है, सॉरी। तो एप्लीकेशन इज फाइल्ड, इफ एक्सेप्टेड और फिर अपोज हो गई तो उसको बैक टू ओनर दे दिया जाता है और उसका रजिस्टर नहीं होता है। उसने एक्सेप्ट हुआ, किसी ने अपोज नहीं किया, नॉट अपोज, तो रजिस्ट्रेशन होगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखिए जो इसकी रजिस्ट्रेशन टर्म है वो 5 ईयर्स है, सॉरी 10 ईयर्स है। फिर इसके बाद जो इसका एक्सटेंशन टाइम है वो 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स है। देखिए इसमें देखिए इस एक्ट के अंदर एक और टॉपिक है, यदि आप पढ़ेंगे, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपको रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये प्रोहिबिशन भी तो वही है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करने दिया गया, यही तो वो चीज है। तो बस उसके अंदर पॉइंट्स को ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है किताबों के अंदर, बाकी चीजें वही है। देखो अगर वो स्कैंडलस है तो रिफ्यूज हो जाएगा, अगर वो चेयर्स कॉज करता है तो फिर रिफ्यूज हो जाएगा, अगर वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को दिक्कत करता है तो फिर रिफ्यूज हो जाएगा, और डिसेप्टिव और सिमिलर मार्क्स है फिर रिफ्यूज हो जाना, इंटरनेशनल रजिस्टर है तो फिर रिफ्यूज हो जाना। यदि वो प्रोविजंस, और इसके अलावा एक और 2 पॉइंट है जो मैं एक और 2 जो पॉइंट है वो जो मैं आपको बता सकता हूं, तो वो है जैसे जो 1-2 पॉइंट है वो ये है कि मतलब आपने प्रोविजन ऑफ एक्ट को फॉलो नहीं किया, यदि उसके अंदर जो बता रखा है कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, मतलब ट्रेडमार्क कैसा होना चाहिए, यदि उन सब चीजों को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, फिर आपका क्या होता है, रिफ्यूजल। ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क। तो इसे आपको ऐसे समझना है कि रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क क्या चीज है, तो ऐसे प्रोहिबिशन और रिफ्यूजल बस 2 अलग अलग टर्म है, लगभग सेम काम है, कोई इतना खास अंतर नहीं है। ओके, तो अपन पहुंच गए अपने लास्ट टॉपिक पे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर 3 बेसिक ऑफेंसेस हैं जिसके आपके पेनल्टीज काफी भारी देने पड़ते हैं। देखिए सबसे पहला पेनल्टी है फॉल्स ट्रेडमार्क एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए फॉल्स ट्रेडमार्क एंड डिस्क्रिप्शन यदि आप फर्स्ट कन्विक्शन में पाया जाता है, फर्स्ट टाइम, आप इसे ऐसा लिख दीजिए फर्स्ट टाइम, या फिर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। तो यदि ऐसा पाया जाता है तो आपको 2 साल की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन लग सकता है। यदि आप दूसरी बार पाए जाते हैं, ये देखिए सेकंड टाइम और ये भी सेकंड टाइम है, तो यदि आप ऐसे पाए जाते हैं तो आपको 3 इयर्स का फाइन और सेम फाइन, 3 इयर्स की जेल और सेम फाइन आपको देना पड़ता है। यदि आप सेलिंग ऑफ गुड्स इन फॉल्स ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप गलत, आप वेंडर भी होके यदि आप ऐसे गुड्स को सेल कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली मालिक हैं कंपनी के और आपने फॉल्स ट्रेड किया है, मतलब आपने किसी और के बेसिस पे अपना काम कर, मतलब किसी और कंपनी के जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है उस कंपनी के नाम पे, या फिर उससे सिमिलर कुछ ऐसा ट्रेडमार्क लेकर, तो सेलिंग ऑफ गुड्स इन फॉल्स ट्रेड, तो 2 साल की सजा, 50,000 फाइन, और 50,000 से 2 लाख के बीच में फाइन। दिस इज ऑन फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम में 3 इयर्स की सजा और उसके बाद सेम फाइन।
ठीक है। इसके बाद इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एड्रेस इन ट्रेडमार्क ऑफिस। देखिए ट्रेडमार्क ऑफिस में जब आप रजिस्टर करते हैं तब आप ये बताते हैं कि आप बेसिकली आपका जो हेडक्वार्टर्स है, बेसिक बिजनेस है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस हो गया होगा ये पॉइंट, मुंबई के अंदर अपना हेडक्वार्टर्स है ट्रेडमार्क ऑफिस का। उसके अलावा कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई के अंदर इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, ब्रांचेस कह लीजिए। और ये HQ है, HQ आपको याद रखना है मुंबई। डिजाइन एक्ट के साथ ऐसा नहीं है, डिजाइन एक्ट कोलकाता के अंदर रजिस्टर होता है, कोलकाता के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एड्रेस और यही सब चीजें, इसे मैं कहता हूं वीडियो में लास्ट तक रुके ना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे ऐसे जो कि लास्ट तक आपको, हो सकता है आपने कभी और भी यूट्यूब चैनल्स पे देखा हो, कहीं और भी पढ़ा हो, लेकिन ना समझ में आया हो, किसी किसी वीडियो से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एड्रेस इन ट्रेडमार्क ऑफिस, तो ऐसा करेंगे तो आपको 2 साल की सजा और कुछ फाइन हो सकता है। ये यहाँ पे सेम फाइन नहीं है, कुछ कम फाइन होता है, उसको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, बट आपको फाइन लगता है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया ट्रेडमार्क ऑफिस, सॉरी ट्रेडमार्क ऑफिस कह रहा मैं, हाँ ट्रेडमार्क्स एक्ट खत्म हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं पेटेंट्स एक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जीबेट मेंटोर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।